वुचन गुलिस्तान न्यूज़ 4:30 बजे गौहर कुछ कोशर खबरनाम है हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसीलात। 4 वरियन खाना नजरबंद रोजन पत आवाज मीरवाइज मौलवी उमर फारूक यल त्रावन जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मौलवी उमर फारूक सज खाना नजरबंदी खत्म करने पत आज मौलवी उमर फारूक सद तरफ नौहट इलाकस मज वाक़ा तारीखी जामिया मस्जिद अंदर नमाज जुमा अदा आमुत करने यल जन करीब 2012 जुमा पत आव आज मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सद तरफ नमाज जुमा अदा करना अथ मौकस पे कोर सासवाद लुको ते जामिया मस्जिद में शिरकत करित नमाज जुमा अदा मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सद तरफ जामिया मस्जिद अंदर दाखिल सपदन दौरान आव तिमन अंजुमन औकाफ कमेटी तो मकामी लुको तरफ वालहाना इस्तकबाल करना मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सद जामिया मस्जिद गस्न ब्रोहाव श्रीनगर इंतजामिया तो SSP पुलिस SSP श्रीनगर सिंध तरफ नौहट इलाकों को दौर करित हालातन सामहन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सज रिहाई पत मुख्तलिफ सियासी समाजी तो मजहबी तंजीम के लुको तरफ इंतजामिया किस फैसलस खैर मुकदम करित तिहुंद शुक्रिया अदा कोरमुत तो इंतजामिया अपील आमज करने जे दोयम सियासी मजहबी या जम्मू कशीर खास कर वादी कश्मीर हिंद यम ते नौजवान मुख्तलिफ जेलन अंदर बंद तिम ते गछन रिहा करन। के इस अजमत वाले महीने में तकरीबन 4.25 साल बाद 212 जुमा मुकम्मल होने के बाद आप हजरात से बिलमुशाफा मुलाकात हो रही है। आप सब इस हकीकत से वाकिफ हैं और आप इसके ऐनी शाहिद हैं कि 4 अगस्त 2019 से मुझे बदस्तूर अपने घर में नजरबंद कर दिया गया और तब से आज तक इंतजामिया ने मुझे घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से मैं अपनी मनसबी जिम्मेदारियां मस्जिद मीरवाइज न सिर्फ अदा न कर सका बल्कि मेरे इंसानी हकूक भी ताकत के बल पर सख्त कर दिए गए। बुजुर्गों, इसके बावजूद कि तमाम तबकाए फिक्र ने मुतालबा किया, बार-बार मुतालबा किया कि मुझे रिहा किया जाए, फिर आखिर जब मजबूरन हमें अदलिया तक मामला पहुंचाना पड़ा तो कल बरोज जुमेरा पुलिस के कुछ सीनियर एहलकार मुझसे मिलने आए और मुतल्ला किया कि इंतजामिया ने आपकी नजरबंदी खत्म करने का फैसला किया है और आपको रिहा किया जा रहा है और कल आपको जामिया मस्जिद जाने की इजाजत दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सज रिहाई पेटल इंतजामियों को शुक्रिया अदा करान वन आमुत 4 वरियन नजरबंद थावन पत मीरवाइज रिहा कर आमुत युस अक बेहतर कदम ताहम उम्मीद से मौजूद वक्तस मज जम्मू कशीर अंदर मंशियात दोयम के मसल रोनुमा सपदमी तिमन हल करनस मज करन मौलवी उमर फारूक का अहम रोल अदा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, इतनी देर घर में उनको बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाज़े खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में
रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बाहर आए हैं, आज शायद 212, अगर मेरी गिनती सही है, 212 जुमा उन्होंने मिस किए हिरासत में रह के, और लोगों की नज़रें उन पे होंगी। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बिलखसूस जो पिछले दिनों से हम ड्रग्स की बात करते आए हैं, उसमें जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल बनता है। तो मीरवाइज साहब इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उसमें भी इनका रोल कम नहीं है। तो अब 4 साल के बाद बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें वो अपना रोल जो है वो जल्द से जल्द। यपुर CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सिंध तरफ मीरवाइस मौलवी उमर फारूक सिंज रिहाई हिंदिस फैसलस पे इंतजामिया को शुक्रिया अदा आमुत करन तो इंतजामिया पज बाकी सियासी मजहबी लीडरन सान मुख्तलिफ जेलन मज मुख्तलिफ एक्टन तहत कैद कश्मीरी नौजवान ती यल त्रावन बापत पहल करें ताकि खुशगवार माहौल ये तैयार कर। आज उनकी रहाई इलीगल कन्फाइनमेंट से इस वजह से हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं सरकार से। आखिर 4 साल का वक्फा, 4 साल तक कन्फाइनमेंट, 4 साल तक पाबंदी, एक साथ जुमा नमाज पढ़ने का जो अमल रोका गया जामे मस्जिद में, आखिर वजूहत क्या है? गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है इंतज़ामिया को, सरकार को। एक तरफ उनका मानना है कि अमन व अमान रहा है पिछले 4 साल, तो 4 साल में ये भी एक हिस्सा है। और आज भी अगर आप देख लेंगे पकड़ दकड़ का सिलसिला गैर ज़रूरी अब भी जारी है। और कितने ही लोग हैं, मासूम लोग, जो अभी भी न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में जो काले कवानीन है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, UAPA है, बल्कि बाहर वाले जेलों में भी बंद है। उनका रिव्यू नहीं लिया जाता, जायज़ा नहीं लिया जाता। लेना चाहिए, ये हमारी मांग रही है, अब इस मांग को हम दोहरा रहे हैं। और हमारा ये भी मानना है कि हमारा जो मीडिया है या जो और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर रुकावटें डालना मुनासिब नहीं है जमहूरी अमल के लिए और जमहूरी समाज के लिए। और हमारी मांग ये रहेगी कि एक फ्री प्रेस भी चाहिए हमें। जो लोग प्रेस के साथ वाबस्ता हैं, गिरफ़्तार हैं, उन्हें रहा किया जाए। मीरवाइस मौलवी उमर फारूक सिंज खाना नज़रबंदी ख़त्म करने के इस फैसले से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सदर अल्ताफ़ बुखारी सिंध तरफ खैर मकदम करित वज़ीर दाखिला अमित शाह तो LG मनोज सिन्हा सुन शुक्रिया अदा करने यल जन तमो वोन ज वमेद ज अमन कायम करनस मज करे मीरवाइस पानुन अहम रोल अदा। पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है। दूसरा, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइस साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा। हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके, आज तो नहीं जाएंगे वहाँ सुनने के लिए। जो अमन की फ़िज़ा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइस साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हर एक के लिए। अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें। बहुत
कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज लोग समझते हैं अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है। और उसी सच की एक कड़ी है कि आज मीरवाइज साहब रिलीज़ हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज़ किया ना। तो हम तो हमेशा कहते थे कोई और नहीं कर सकेगा। किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ, देखिए मैं बताऊँगा देखिए मैं कभी किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ। हम सब एक सोच के साथ, यहाँ हमारे लोगों का एक सोच था, प्रैक्टिकली शायद वो हमारे लीडरों ने कुछ ख्वाब दिखाए थे जिनकी ताबीर कभी हो नहीं सकी। तो आज अगर हकीकत पे लोग चलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को सेपरेटिस्ट कहा जाए, किसी को मेन स्ट्रीम कहा जाए। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं और अमन चैन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अमन चाहते हैं, अपने बहनों के लिए अमन चाहते हैं, अपनी बेटियों के लिए अमन चाहते हैं। तो इससे क्या अच्छा है? अमन जब होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा। इस मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर का अमन बहुत ज़रूरत है। हाँ, मुझे तो लगता है कश्मीर नॉर्मल है। मैं तो ये कहता हूँ, ये तो सरकारी अफसरान जो हैं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मैं उनको भी ऐसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इस पे। लेकिन उनको कहना चाहता हूँ, ये दिल से डर निकाल दो। बंद करके मुट्ठी रखोगे तो फिर तो मुट्ठी बंद है। खोल के देखो, कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने अब मन बना लिया है अमन पे चलने का। लोग चाहते हैं कि जो उन पे तोहमत लगाई गई है इतने सालों से कि ये शायद लोग सब दहशतगर्द हैं, लोग सब यहाँ हुल्लड़बाज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और मुझे नहीं लगता इस मुल्क में कोई ज़्यादा ये कह सकता है कि वो हमसे ज़्यादा प्यार कर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सजाद गनी लोन संद तरफ तु मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सज रिहाई पे इंतजामिया को शुक्रिया अदा आमुत कर तो वोनमुत बेहतर कदम तो इंतजामिया से पज मुख्तलिफ जेलन मज बंद बाकी नौजवान तो सियासी तो मजहबी लीडर ते रिहा कर। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मीरवाइज साहब का जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दो। और ये जो मीरवाइज साहब को है पिछले 30 साल से अक्सर इंटरप्ट किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रिक्वेंसी थी जुमा की नमाज की स्पेशली, या कोई बड़ा दिन होता था, अक्सर जो है जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नज़रबंद किया। और ये तो सबसे बड़ा पीरियड था 4 साल। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ, और जो जामा मस्जिद है वहाँ अनइंटरप्टेड जो है नमाज चले, और इसको फिर कभी बंद न किया था। नहीं, ऑफ कोर्स आई मीन टू से, जब आप रिजॉल्व करते हैं दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, एक वायलेंस होती है और एक नॉन वायलेंस होती है। नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन में डायलॉग ही आएगा, चाहे आपका कुछ भी, आपको एंड पर डायलॉग से ही रिजॉल्व करना है। और बहरहाल ये उनका व्यू पॉइंट है, ये बहरहाल उनका व्यू पॉइंट है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जहाँ तक रेजोल्यूशन की बात है, बाकी चीज़ें बात है, ये दिस इज समथिंग द कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, राइट। मैं तो मतलब उस पर ज़्यादा नहीं करूँ, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे मैं वेलकम करता हूँ इवन जो पहले क्लरिक्स को छोड़ा गया, लेकिन अंडर द in the glaze of the release of these clerics, let us not forget that there are hundreds of people जो अभी भी अरेस्टेड हैं, जो अभी भी बंद हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन पर चार्ज। दोनों का मैं चाहता हूँ कि एज अ मैटर ऑफ गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड रिलीज देम। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू। एक जो एक कानून बनाया गया है जिसकी इनफैक्ट कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो ये है कि जो ये NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें एक अजीब कानून है कि अगर बाप ने कुछ किया है तो उसकी सज़ा बेटे को देते हैं, अगर बेटे ने कुछ किया है तो सज़ा बाप को मिलती है, भाई ने कुछ किया है तो दूसरे भाई को सज़ा मिलती है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे यहाँ जॉब ढूंढने जाते हैं, अगर बच्चे यहाँ कोई, तो आप उनको इस बुनियाद पर नहीं देते कि साहब आपका दादा मिल्टन था, कि आपका वालिद मोहतरम कोई काम करता था। उस पर भी आई थिंक गुडविल जेस्चर्स एंड मेजर्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेजर्स ऑफ नॉर्मलसी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नॉर्मलसी है, तो नॉर्मलसी डिमांड्स
that these draconian laws now be things of the past. The test, the onus of proving it is on them. If the draconian laws are there, if laws which are not applicable to other parts of India are here, means there is not normalcy. If we are at par with the rest of the country, then there is normalcy. یہ دیکھیے یہ ان کی اپنی مرضی ہے. Why should we force something on them? And I think we should stop humiliating them and belittling them. نیشنل کانفرنس نائب صدر عمر عبداللہ راہ کھالان وونمت یدوے انتظامیہ بڑ دعو کرپشن ختم کرنس پہ کران تتہ انتظامیہ کا اخ بوڑ افسرن جل جیون مشنس متعلق سنگین الزامات لگمت تو آز تام ات معاملس مز کھانا کاروی آمت کرنے یمہ ست امہ کتھ ہز ثبوت ملان حکومتی ادارہ مخصوص نفرن زدس مز انت سرخین مز روزن یژھان تو اگر ڈی وائی ایس پی عادلس خلاف انتظامیہ سے نش ثبوت تم پزن برو کن ان. میں چیف منسٹر ہوں نہیں, انٹیلیجنس کے رپورٹس ہمارے پاس آتے نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک پولیس افسر کو گرفتار کر رہے ہو تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ضرور ہوگا. ڈی ایس پی عادل کو میں یہاں تک جانتا ہوں, ایئرپورٹ میں وہاں پہ ایک چند سال پہلے تک وہ پوسٹ تھے, ملتے رہتے تھے. ہماری پارٹی کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ ہے. میرے ایک سینئر ساتھی ہیں کوکرناگ کے, ان کے سن ان لا ہیں, تو اس حساب سے اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا بھی مجھے احساس ہے. لیکن اگر پولیس کہتی ہے کہ ان کے پاس اس سب چیز کا ثبوت ہے تو کریں کیس, اور جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ سب کے سر آنکھوں پہ. پھر اس میں ایک چیز یہ بات ضروری ہے, عام لوگ ہی این آئی اے ریڈ سے باقی اینٹی کرپشن کیس کیوں کریں, کوئی پولیس افسر ہی کیوں نہیں سب جہاں اگر کسی کے خلاف الزام ہو تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے, اور اس لیے پھر ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ ابھی حال ہی میں ایک سینئر گورنمنٹ افسر نے اس حکومت کے خلاف جل جیون مشن میں 3,000 کروڑ کے گھوٹالے کا الزام لگایا. اس میں تحقیقات کیوں نہیں, اس میں ریڈ کیوں نہیں, اب اے سی بی کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اگر الزام ہے تو الزام, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الزام صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کی اے سی بی, ای ڈی, این آئی اے, سی بی آئی یہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے. بڈگام مین ٹاؤن پہ کوڈ کمپلیکس یشگام منتقل کرنے کس فیصلس پہ آز سول سوسائٹی یشگام طرف پریس کانفرنس کرت فیصلہ خیر مقدم کورمت. ون آمت کوڈ کمپلیکس یشگام علاقہ منتقل کرنے ست میل نہ صرف یشگام کن لوکن بلکہ خان صاحب, ژوڈر, چار شریف سان دومین کینچن علاقن لوکن تہ فائدہ. جمع ہوئے ہیں یشگام اور یشگام کے ملحق علاقے کے لوگ. ریسنٹلی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, ہائی کورٹ نے انہوں نے اپروول دیا ہے کہ ہمیں بڈگام سے کورٹ کمپلیکس کو باہر نکالنا ہے, کیونکہ بڈگام میں جگہ بہت کم ہے. تو یشگام میں بھی وہ لوگ آئے اور ہم نے 118 کنال ان کو یہاں سے دے دیے. ہم سارے یشگام جتنے یہاں لوگ ہیں یشگام کے ایڈجوئنگ, اس میں خان صاحب بھی ہے, چوڈرا بھی ہے, چارشیر بھی ہے, بڈگام بھی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور یشگام کے لوگ خاص کر اس سٹیپ کو زیادہ ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے 10,000 لوگوں کی آبادی ہے اور لگ بھگ 4,000 لوگ ہمارے نوجوان اس وقت بیکار بیٹھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ پہلا کورٹ ہوگا جو رنگ روڈ پر آئے گا. یہ اس وقت جو بڈگام جس کو ہم کہتے ہیں بڈگام ہیڈ کوارٹر 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, صرف 3.5 کلومیٹر بڈگام سے یہ دور ہے. اور یہ ایسے جگہ پر یہ واقع ہے جہاں پر آپ کو گلمرگ اور دودھ پتھری بھی بول جائے گی, اتنی اچھی حسین جگہ ہے یہ. تو جہاں تک اس کو ہم یشگام والوں کی ایک مطلب ہم یشگام والے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بڈگام کو اپنی زمین ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے بڈگام کو ایکسپینڈ کرنا ہے. بڈگام محلہ بڈگام ڈسٹرکٹ نہیں ہے, ہم بھی بڈگام ہیں, اوم پورہ بھی بڈگام ہے, رشی پورہ بھی بڈگام ہے, بدنی بھی بڈگام ہے. ہمارے پاس زمین ہے, ہمارے بھی وہی سربراہ ہے. اگر کسی کو ذاتی مفاد کے لیے نقصان پہنچتا ہے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں, یہ بھی آپ کے بڈگام ہے.
हम भी आपके लोग हैं। ये यशगांव 10,000 लोग बसते हैं यहाँ, ये भी आपका गांव है। तो दूसरी बात है, यहाँ इस पर पहुँचने के लिए खान साहब को बहुत मतलब नज़दीक पड़ता है, चार शरीफ को नज़दीक पड़ता है, उसके बाद चावड़ा को नज़दीक पड़ता है। अगर बड़गांव में ज़मीन है, मुफ्त ज़मीन इस कोर्ट के लिए, तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। अगर नहीं, यशगांव ने जो ज़मीन दी है वो मुझे लगता है कि हर एक उसको वेलकम करना चाहिए। ये स्टोन थ्रो फैसले पर है बड़गाम से भी। 3.5 किलोमीटर कोई बड़ा फैसला नहीं होता है। देखिए, अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, आज सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट 25 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, उसको भी श्रीनगर कहते हैं। आपका एयरपोर्ट है 10 किलोमीटर दूर लाल चौक से, इसको भी श्रीनगर कहते हैं। आपकी बाकी यूनिवर्सिटियाँ या बाकी इदारे वो बड़े दूर है, उनको भी हम श्रीनगर कहते हैं। इसका मतलब कि 3.5 किलोमीटर बाहर लाकर हम इसको यशगांव क्यों बदनाम करते हैं? यशगांव भी बड़गाम है। तो हम सारी कम्युनिटी मिलकर, इसमें पंडित भी बैठे हैं, शिया भी बैठे हैं, सन्नी भी बैठे हैं, इस इलाके के लोग बैठे हैं बहुत से लोग, तो ये हम सारे इसको वेलकम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुखालफत करने की कोई गुंजाइश। वादी अंदर खुशक सली सती युदवई बाग मालिक तो जमींदार सठा परेशानी मज मुब्तला सपदमी। तत सारी वारपुरा पटन के लोको तरफ एलजी इंतजामिया तो महकमे इरीगेशन कन आला हुकामन अपील करान वन आमुत इलाकस मज गन क्या बोरवेल बनावन yin ताकि तिहंद दरपेश मुश्किलात गन दूर। तमो वर मजीद से आब नासन किन मेव बागन तो दान फसल सठा नुकसान सपुदमुत। ये जो आज हमें हर तरफ तमीरी कामों का जाल बिछाया हुआ दिखाई दे रहा है और हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है सर। ये जो सिर्फ हमारे शासन एलजी शासन के एलजी गवर्नर साहब जो यहाँ पर हैं, उसी की माध्यम से, उसी की अनथक मेहनत और कोशिश है ये हमें नसीब हुआ है सर। इसलिए हमें भी एक उम्मीद जाग गई आज। हम उससे गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारा इरिगेशन का प्रॉब्लम है सर, इस थेक्सरी वुडर जो है सर, इसमें बोरवेल दिया जाए या किसी तरीके से हमें इसका पानी के बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये गरीब आवाम जो है ना सर, ये बेबस आवाम, हम उम्र भर आप एलजी साहब के दागो रहेंगे और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी दागो रहेंगे सर। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। आप जब भी हमें कोई मुसीबत आता है, खासकर ज़मींदार जो फार्मर्स हैं उनको सर, आप हमें हाजिर होते हैं सर। आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। ये जो गांव जहां पर आज इस वक्त आप मौजूद हैं, ये सरीवारपुरा है सर। ये कम से कम 2 पंचायतों पर मुश्तमिल सर। ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं सर, ये हमारा सेब का जो ऑर्चर्ड लैंड है, यहाँ पर इसको जहाँ करेवा कहते हैं या हायर टूर्स हम इसको कहते हैं कि ऊंचाई बालाई इलाका ये है सर। हमारा सर मुतालबा था, हमने 2012 में हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को सर रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक लिफ्ट इरिगेशन पंप दिया जाए या बोरवेल दिया जाए, ताकि जो हमारा फसल पैदावार जो हम बिल्कुल बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त से हम जब तैयार करते हैं, इस पर दवाई लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, यानी पूरे साल भर पूरी आश और उम्मीद के साथ हम इसको देख रहे हैं कि अब हमारा कर्जा भी उतर जाएगा, हमारा जो रोज़गार का भी और बच्चों का भी जो खर्चा वर्चा है सर, वो भी हम इस पर सर हासिल कर सकते हैं। मगर क्या कहेंगे सर, सिर्फ एक सिंचाई की वजह से मतलब अढ़ाई मंडी के लोगों तरफ इंतजामिया से खिलाफ शिकायत बावान वरमुज इलाकस मं सड़कें खस्त हाली किन लूकन फेरनस थोरनस मं मुश्किलात व्यतरनी पेवन तो युदव मकामी सड़कें खस्त हाली दूर करने बापत कहिया फिर हुकामन वन त्याव ताहम चुनाज ताम सड़कें मरम्मत करने आमत यम किन मकामी लूक मुश्किलन में सन आमत। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया से मांग करने आमत सड़कें शेरपुर हवाल गन कदम इन तुलन योत जन लुकन बुथिन वल मुश्किलात दूर गन। ये PMGSY रोड है, अढ़ाई कट्ठा से मल्ला शेखा तक 4 किलोमीटर पड़ती है। 2014 में एक बड़ा फ्लड आया था यहाँ, जिससे पूरी रोड बह चुकी थी। उसके बाद 3-4 करोड़ रुपए का टेंडर लगा, क्या काम हुआ मुझे नहीं इस बारे में। तो रोड जो है उसी हालात में रही। उसके बाद फिर एक बार थोड़ा टेंडर लगा तो थोड़ा मुझ काम हुआ, बाकी कुछ ना हुआ। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि मुझे लगता है कि हमारा जो यहाँ के बाला काम अफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट अफिसरान हैं या मंडी से जो हमारे अफिसरान हैं, वो इस बात की इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अढ़ाई के गांव से एक बड़ा हादसा हो, जिससे कम से कम 10-20 बाड़ियाँ आए, तो तब हम हरकत में आएंगे। मैं हाथ जोड़ के गुजार करता हूँ एज ए सरपंच अढ़ाई पीरा, ये 3 पंचायतें, इतनी बड़ी आबादी है जिससे 20,000 लोग जुड़ते हैं। तो उसमें अगर ये रोड आज ठीक ना हुई तो आगे बर्फ पड़ जाएगी, तो हालात ख़राब हो जाएंगी। मोदबाना गुजारिश करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट अफिसरान से और ब्लॉक अफिसरान से कि PMGSY
एक्शन साहब के कान खोलें कि वो अपनी अपनी रोड देखें, क्योंकि 2-2, 3-3 लाख रुपया एक एक इंजीनियर को तनख्वाह मिलती है, यही चीज़ देखने की मिलती है। अगर वो ये चीज़ नहीं देखते तो क्या फ़ायदा उनको पैसे देने के? ये पब्लिक का टैक्स जाता है लोगों को, किसी का बाप का पैसा नहीं होता। मेरी गुजारिश होगी कि इस रोड को ध्यान में लाया जाए। सबसे पहले तो इसमें 1,92,00,000 रुपए का जो टेंडर हुआ उसका भी कोई काम ग्रास रूट पे हुआ ही नहीं। आप खुद देख रहे हैं क्या काम किया है, जहाँ पे काम की जरूरत थी वहाँ किया ही नहीं। और कहीं यहाँ पे रोड पे क्रेट्स वगैरह डंप करते हैं, एक साल करते हैं, दूसरे साल वो डैमेज हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं जंग लगने से, और वो कबाड़ में बेच दिए जाते हैं। इस साल और क्रेट यहाँ पे डंप किए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। रोड की खस्ता हालत है, और तहसीलदार मंडी जो है इस रोड की पूरी जो रिपोर्ट बना के डिप्टी कमिश्नर साहब के टेबल पे पड़ी हुई है, पूरी रिपोर्ट बना के दी है। मैं कहना चाहूंगा जिला इंतजामिया और स्टेट इंतजामिया से कि खुदा न ख्वास्ता ये 15,000 की आबादी जो है, इस आबादी के लिए आपने इस रोड की 7 सालों से खस्ता हालत चल रही है। हर साल इसका टेंडर होता है और मार्च 15 को कंट्रैक्टर जो हैं वो नमूदार होते हैं, क्रेट डंप करते हैं, जेयू से बिल बनवाते हैं, 31 को अपनी पेमेंट करके फारिग हो जाते हैं। मोदबाना गुजारिश करेंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इन कंट्रैक्टर्स ने, जिन कंट्रैक्टर्स को ये टेंडर हुआ है, इन्होंने अगर काम शुरू ना किया तो ये 15,000 की आबादी के लोग जो हैं ये सड़क पे एहतजाज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और उस एहतजाज की जिम्मेवारी जो है वो सारी की सारी जिला इंतजामिया और यूपी। नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा तो वो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें। इशफाक गौहर में दी इजाज़त, खुदा सवाल।